कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? प्रिज्म की समस्या तो मैंने सॉल्व कर दी। अब तुम लोग अपना लेंस का बताओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। बीच बीच में मैं रिव्यू लेने आता रहता हूँ। चलो मैं पथिक, मैं तो चलता। जामलू भैया मुझे भी ले चलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर ऑफ द फ्यूचर एकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें लेंस की डिफिनीशन पढ़ लिया, टाइप ऑफ लेंस देख लिया और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस भी देख लिया। तो आज की क्लास में इसके आगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद बचेगा बस इस चैप्टर का एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक है पहले इसको देखिए। सबसे पहले तो देखेंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी लेंस। किसी भी लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, जैसे आपने मिरर में देखा था 3 रूल्स मैंने आपको बताया था। सिमिलरली लेंस के केस में भी इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स होते हैं और वो तीनों रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से इमेज कैसे बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा पावर ऑफ लेंस। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट करके आज ये चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करके किसी भी लेंस से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 रूल्स हैं और सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं, इधर कॉन्वेक्स लेंस से के लिए लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे कॉन्केव लेंस के लिए। ओके, तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला रूल देखते हैं। देखिए सबसे पहला रूल ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ही होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इसके फोकस पर, सेकंड फोकस पर जाके मीट करती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से होकर जाएंगे वो पॉइंट कौन होगा? वो पॉइंट होगा इस लेंस का फोकस, और एग्जैक्टली कहा जाए तो ये हो गया फोकस नंबर 2 यानी कि सेकंड फोकस। मैंने आपको बताया था लेंस के पास 2 फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकंड फोकस, और किसी भी लेंस का जो सेकंड फोकस है वही इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, अभी हम लोग साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया कॉन्वेक्स के लिए, और यही रूल अगर आप कॉन्केव के लिए लिखेंगे तब, अगर कॉन्केव के केस में कॉन्केव लेंस लिया जाए और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करें तब क्या होगा? तो ये कॉन्केव लेंस हुआ, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, तो हमने कन्वर्ज करके फोकस से पास करा दिया। लेकिन जो कॉन्केव होता है वो तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये तो डाइवर्ज करता है ना। तो अगर ये डाइवर्ज करेगा तो इसका मतलब ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा और इसको इधर डाइवर्ज करेगा, और अगर ये डाइवर्जिंग रेज को हम लोग पीछे की ओर ट्रेस करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने पर आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो किसी एक खास पॉइंट से इमर्ज होते हुए आपको अपीयर होंगे, और उसी खास पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस कॉन्केव लेंस का फोकस यानी कि सेकेंड फोकस, और इसका फर्स्ट फोकस इधर होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्केव में सेकेंड फोकस इधर होता है, फर्स्ट फोकस इधर होता है, और कॉन्वेक्स में जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। अब दूसरा रूल हम लोग जस्ट इसी का अपोजिट कर लेते हैं।
जैसे पहला रूल ये निकला कि पैरेलल रे जो है वो फोकस से या तो पास होती है या फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। तो दूसरा रूल जस्ट इसी का उल्टा करेंगे कि अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो वो कैसे जाएगी। तो अगर पैरेलल थी तो फोकस से गई, और अगर फोकस से ले जाएंगे तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड जो रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पहले देख रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बाद आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट फोकस और इस डायरेक्शन में सेकेंड फोकस। ठीक है, और फर्स्ट फोकस से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से जाएगी, और आगे कैसे निकलेगी। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट फोकस से जब रे ऑफ लाइट चलती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन का ये सेकेंड रूल हो गया। पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, फोकस से निकली तो पैरेलल हो गई। लेकिन एक डिफरेंस आप याद रखेंगे, पैरेलल थी तो सेकेंड फोकस से गई थी, और यहाँ पर जो हमने ये रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है वो फर्स्ट फोकस से निकल रही है। ठीक है, इतना तो डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी तरह से कॉन्केव के लिए बात कर लेते हैं। सेकेंड रूल क्या है कॉन्केव के लिए? तो कॉन्केव लेंस बनाएंगे, और इस कॉन्केव लेंस का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करेंगे? तो इसमें भी फर्स्ट फोकस से पास करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं इधर क्या होता है, ये होता है F2, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है F1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए F1 से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी, निकल रही थी, तो ये पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर भी हमको F1 से निकालना पड़ेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि F1 इधर है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखते हैं। तो इसका मतलब कि हमको रे ऑफ लाइट जो लेनी पड़ेगी वो F1 से तो नहीं जा सकती, लेकिन F1 की ओर जा सकती है। ऐसी रे ऑफ लाइट हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो ऐसा लगे कि वो फर्स्ट फोकस F1 की ओर जा रही है। और ये देखिए ये तो F1 से निकल ही रही थी। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट फोकस F1 की ओर जाती हुई अपीयर हो रही होगी तो आप जानते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इस रे ऑफ लाइट को जो इस तरीके से फोकस की ओर जा रही है उसको डाइवर्ज करेगी, और ऐसा डाइवर्ज करती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल बात कर लेते हैं। थर्ड रूल बहुत ही आसान है, चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए बात करें चाहे आप कॉन्केव के लिए बात करें। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे अपने ओरिजिनल पाथ पर, जो भी उसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर है इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो ये बिना डेविएट हुए सीधे इमर्ज हो जाती है बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। आप सोचेंगे कि अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट तो होती है, रिफ्रैक्शन तो होता ही है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इससे या इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो जो बाहर रे ऑफ लाइट निकलती है यानी रिफ्रैक्टेड रे, ये थोड़ा बहुत इससे डेविएट होती है लेकिन बिल्कुल इसी के पैरेलल होता है। जैसे मैंने ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन बताया था, उसमें आपने देखा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। एक बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही हल्का सा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, मीन्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल सेम बात यहाँ पर भी होती है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर पास होती है तो ये जब ये रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच का लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होता है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कोई डेविएशन नहीं होता, और आपको यही याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर कॉन्केव के लिए। तो ये कॉन्केव लेंस लिया हमने, और कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये पहले तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट को पास करेंगे तो ये बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी, और बिना डेविएट हुए सीधे चली गई इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स आपको याद रखने हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, और आपको लग रहा होगा कि ये आपने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि आपने मिरर के लिए जो रूल्स पढ़े थे वही रूल्स, उसी तरीके के रूल्स ये भी हैं।
तो सबसे पहला रूल ये है कि पैरेलल रे अगर आएगी तो वो फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकलेगी या फोकस की ओर अपीयर होगी, जाती हुई अपीयर होगी, तो जब वो बाहर निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। और तीसरा रूल ये था कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो बिना डेविएट हुए सीधे बाहर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। और ये जो रूल्स हैं वो कॉन्वेक्स के लिए इस तरीके से लगते हैं, कॉन्केव के लिए इस तरीके से लगते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हेन ऑब्जेक्ट इज, मीन्स ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो टर्म है ये बार बार यूज होने वाला था, इसलिए मैंने एक ही बार यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो हर एक केस में जो यहाँ पर मैंने पोजीशन लिखी है उससे पहले आप इसको पढ़ सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि 6 केस क्यों आए, ये 6 कंडीशन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन क्यों करने जा रहे हैं। तो अगर आपने मिरर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मिरर के केस में जो लोकेशंस होती थी, जैसे कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, उसका फोकस होता था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 6 अलग अलग पोजीशंस थी। तो 6 अलग अलग पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा और डिफरेंट टाइप के हमको इमेज दिखाई दिए। तो बिल्कुल वही केस यहाँ पर है, लेकिन जो वहाँ पर 6 कंडीशन आपने देखा था वो किसके अंदर थे, तो वो 6 के 6 कंडीशन मिलते थे आपको कॉन्केव मिरर के केस में। लेकिन यहाँ पर 6 कंडीशन किसके लिए मिल रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट आप करके याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। रियल में इन्फिनिटी नहीं। चलिए तो इस सबसे पहले तो आप पॉइंट दिखाएंगे। ये आप जानते हैं F1 होता है और ये होता है F2, और ये F1 का जस्ट डबल हो जाएगा तो इधर क्या लिखेंगे इसको 2F1, और इसके आगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2F2। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो सपोज कि ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर इस तरीके से है, तो इससे इमेज फॉर्मेशन करना है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रे ऑफ लाइट चलती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पैरेलल क्यों ली जाती हैं, क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है इस लेंस से, तो अगर कोई रेज पैरेलल होंगी तभी तो यहाँ तक आ पाएंगी। अगर वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होती तो वो इस लेंस पर आती ही नहीं, बल्कि यहीं से बिखर गई होती पहले ही। ठीक है। तो इसलिए ये पैरेलल रे आपको लेनी पड़ेगी, तभी वो इस लेंस तक पहुंचेगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है। तो कोई भी 2 पैरेलल रे हम लोग लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, तो एक ये रे हो गई और एक नीचे से पास करते हैं। अब देखिए रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन आपने देखा कि पैरेलल रे जब आती है, अगर कॉन्वेक्स का हमने केस लिया है, तो अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो ये दोनों रेज भी रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होंगी, और जब फोकस से पास होंगी तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहते हैं वहीं पर क्या बन गया, इमेज बन गया है। ठीक है। अब जो इमेज यहाँ पर बना हुआ है, अब उस इमेज का अगर नेचर आपको लिखना हो तो उस इमेज का नेचर क्या मिलेगा। पहली बात तो जो रेज हैं उसने रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो इमेज होगा वो रियल होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इमेज रियल होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, और जो रियल वर्चुअल होते हैं वो इरेक्टेड होते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर डिटेल्स आपको नहीं पता है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मिरर का जो लेक्चर है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द स्फीरिकल मिरर, पहले आप उसको देखेंगे, तब जाके ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो इमेज बना है ये कैसा है, ये इमेज है रियल और इन्वर्टेड। और सबसे पहले तो इसका हम पोजीशन लिखते हैं, तो कहाँ पर ये इमेज बना है, तो एट फोकस, यानी कि एट F2 बोल सकते हैं। तो ये इमेज फोकस पर बना है, रियल है, इन्वर्टेड है। साइज क्या है, तो देखिए साइज एकदम पॉइंट की तरह है, तो इसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी पर रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो जो उसका इमेज बनता है फोकस पर रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिस्ड, यानी बहुत छोटा बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस में पहुँचे। तो नेक्स्ट केस में देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से लोकेशन दिखाते हैं, ये F1 मान लीजिए, तो फिर ये हो जाएगा 2F1,
और इसी तरीके से इधर F2 और 2F2। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 का मतलब इस 2F1 से दूर, लेकिन ये जो लाइन बची हुई लाइन है यहाँ पर दिख रही है 2F1 के बाद, इसी लाइन पर आपको रखना है, क्योंकि इस लाइन के बाहर जो यहाँ पर कुछ नहीं है इसको हम मानते हैं इन्फिनिटी। तो बियॉन्ड 2F1 का मतलब कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखिए बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, और इससे कोई दो रे पास करेंगे। तो एक रे ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी वो कहाँ से पास होगी, तो वो आप जानते हैं फोकस से पास होती है, तो इसको फोकस से पास करेंगे। एक और कोई रे लेकर जाएंगे, और कहाँ से ले जा सकते हैं, देखिए फोकस से ले जा सकते हैं, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और एक कहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ पर जो बीच में होगा इस लेंस का क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो कहीं से भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर दो रेज काटती हैं, दो से ज़्यादा रेज भी वहीं पर काटती है, इमेज वहीं पर बनता है। ठीक है, तो फोकस F1 से पास कर दीजिए इसको, ये F1 से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ये बन जाएगा इमेज। ठीक है, और ये इमेज कहाँ पर बना, तो आप देखिए ये इमेज बना है बिटवीन F2 एंड 2F2। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लोकेशन ही लिखते हैं, तो लोकेशन में हम लिख देंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। और नेचर क्या है, तो नेचर अभी भी आप देख रहे हैं कि ये सच में इन्होंने काटा है, इंटरसेक्ट किया है, तो इसका मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। लोकेशन साइज़ क्या है, तो देखिए जो साइज़ इसका है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन ये जो इमेज है वो कम से कम इस वाले इमेज से क्या है, बड़ा है। लेकिन जब हम इमेज के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके लिखते हैं। तो ये जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो इसको स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट लिखिए, या फिर डिमिनिस्ड लिख सकते हैं। ठीक है, डिमिनिस्ड। और इसके पहले वाला क्या था, तो इसके पहले वाला था, ये था हाईली डिमिनिस्ड, और ये क्या है, डिमिनिस्ड। ठीक है, चलिए केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 2F1 पर, ये पोजीशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक जगह होगा F1 और ये हो जाएगा 2F1, इसी तरीके से इधर हो जाएगा F2 और उसके बाद हो जाएगा 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमको 2F1 पर रखना है, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 पर, तो ये हो गया 2F1 पर ऑब्जेक्ट। और कोई दो रे पास करेंगे, तो एक तो ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो पैरेलल रे होती हैं वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होती हैं। और एक और कोई रे ले जा सकते हैं, या तो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, या तो ये फोकस F1 से, तो फोकस से ही पास करते हैं, तो फोकस से ले जाएंगे, और फोकस से जो रे पास होगी वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। और जहाँ पर बिल्कुल इसी पॉइंट के नीचे 2F2 के नीचे, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, और इमेज कैसा बना है, तो इमेज देखिए रियल बना हुआ, क्योंकि जो रेज थी वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इमेज के बारे में कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 2F2 एंड इट्स नेचर इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या लिखते हैं हम लोग साइज़ के बारे में, तो साइज़ इज इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी सेम साइज़ का। यानी इसमें जो इमेज बना था वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हमने हाईली डिमिनिस्ड लिखा। इसमें जो इमेज बना था वो इस वाले ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा था, तो डिमिनिस्ड लिखा। और इसमें जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो हमने सेम साइज़ का लिख दिया है। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी फोकस से आगे बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही साथ इसका साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चौथे वाले कंडीशन में अब आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट को जब और आगे बढ़ाएंगे तो इमेज और आगे बढ़ेगा, और साइज अभी देखिए इक्वल साइज का था, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल साइज का इमेज था, तो इस बार जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रखते हैं इसमें सारे लोकेशन पहले कंफर्म करते हैं। दिस इज F1 एंड दिस इज F2, this one is the double of F1, that is 2F1, and this is the 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग को रखना है इस बार 2F1 पर रख चुके हैं, तो इस बार रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, बिटवीन दी F1 एंड 2F1। तो बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑब्जेक्ट को रख दिया, और कोई दो रे पास कर दे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक पास कर सकते हैं इस फोकस से। तो फोकस से पास करेंगे तो फोकस वाली जो रेज होंगी, ये फोकस से जो रे पास हो रही है ये कैसे जाएगी, तो ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बना हुआ है। ये जो इमेज बना है वो 2f2 से दूर भी बना है, और इसके साथ ही साथ इसका जो साइज़ है वो इस ऑब्जेक्ट की साइज़ से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप लिख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f2, सॉरी इमेज जो बना है वो बियॉन्ड 2f2 बना है। और नेचर क्या है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ क्या है, तो साइज़ है ऑब्जेक्ट से बड़ा यानी कि इनलार्ज्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है तो इसको इनलार्ज बोल दे रहे हैं। फिफ्थ कंडीशन में चलिए, और जो फिफ्थ कंडीशन है वो देखिए, जो फर्स्ट वाला कंडीशन है जस्ट उसी का उल्टा है, यानी आपको अब रिवेंज लेना है, बदला लेना है। इसमें ऑब्जेक्ट को जब आपने इन्फिनिटी पर रखा था तो इस लेंस ने क्या किया, उसका एक बहुत ही छोटा सा इमेज बना दिया था फोकस पर। तो बदला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर और छोटा सा इमेज बनाएंगे बहुत बड़ा इस लेंस से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रख दीजिए फोकस पर, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पर, और एक पैरेलल रे ले जाइए। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो जाएगी, और एक कोई और रे पास करना पड़ेगा तब जाके इमेज बनेगा। एक रे और कहाँ से पास कर सकते हैं, क्या इस बार फोकस से पास कर सकते हैं, तो ये इस बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं, हर बार तो हम फोकस से पास कर सकते थे लेकिन इस बार नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही हमने फोकस पर रख दिया है और चिराग तले अंधेरा होता है, उसके नीचे से कोई रे आप पास नहीं कर सकते हैं। तो आपको पास करना पड़ेगा इसको ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधे इमर्ज होती है, और ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एकदम पैरेलल होके कहाँ तक जाएंगी, तो ये पैरेलल होके एकदम एक दूसरे के इन्फिनिटी तक जाएंगी, और इन्फिनिटी पर जाके कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तब जाके वहाँ पर इमेज बनेगा। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो एट इन्फिनिटी, और इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, तो इसका मतलब रियल, और नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। साइज़ क्या होगा, अब देखिए इन्फिनिटी पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे, फिर उसको लाके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा, और बहुत बड़ा इमेज बनेगा दैट मीन्स हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट केस का। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मिरर के भी केस में देखा था कि मिरर में भी, कॉन्केव मिरर में भी पहले 5 केस में जो इमेज होता था वो रियल और इन्वर्टेड होता था, लेकिन छठे वाले केस में जो इमेज था वो वर्चुअल और इरेक्टेड था। पहले 5 केस में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बने थे मिरर के केस में, वो बनते थे पोल के लेफ्ट साइड में, और छठे केस में जो वर्चुअल इमेज बना वो बनता था राइट साइड में। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कि जो पहले 5 केस में इमेज बने हैं रियल और इन्वर्टेड, वो इस लेंस के राइट साइड में बने हैं, तो जो छठे केस में वर्चुअल और इरेक्टेड बनेगा वो इस लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से कंपेयर करते हुए आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, अब ये एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर F1, और इधर एक पॉइंट हो जाएगा F2, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इससे आपको 2 रेस पास करनी पड़ेंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ले जाइए, और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होंगी वो कहाँ से पास होंगी, F2 से, तो इसको F2 से पास कर देते हैं। ठीक है, एक और रे कहाँ से ले जा सकते हैं, तो एक और रे हम ले जाएंगे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर C से। तो ऑप्टिकल सेंटर C से पास करिए, जो बिना डेविएट हुए सीधे जाती है, तो ये सीधे चली जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों रेज जो है, रिफ्रैक्टेड जो रेज हैं वो आगे डाइवर्ज हो रही हैं। इसका मतलब इनको अगर हम इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करें तो ये कन्वर्ज होंगी और कहीं ना कहीं काटती हुई अपीयर होंगी, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी। तो इसको हम पीछे करते हैं, पीछे जब आप बढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ केस मिलेगा, ये कहीं पर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी बस वहीं पर ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, और ये जो इमेज बना है वो कैसा इमेज बना है, तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो इस इमेज के बारे में अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहली बात तो इसका लोकेशन आप क्या लिख सकते हैं, तो लोकेशन में यही है कि इमेज उसी साइड बना है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और रही बात एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप नहीं बता सकते, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आगे पीछे करेंगे वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी वैरी करेगी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही ये इमेज बनेगा। ठीक है, और जो इसका नेचर है वो क्या है, तो इसका नेचर है वर्चुअल है। ये इमेज पहली बार ये वर्चुअल बन गया कॉन्वेक्स लेंस में, और वर्चुअल है और सीधा है यानी कि इरेक्टेड है।
ठीक है, वर्चुअल है और इरेक्टेड है, जैसे ऑब्जेक्ट था उसी टाइप से ये इमेज है, यानी कि इरेक्टेड है। और साइज की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इनलार्ज्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। मैं फिर से पूरे केस को समराइज करके आपको बता रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ध्यान रखना है आपको कि नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें ये 6 के 6 डायग्राम बनाने हैं और इसको आपको समझते हुए पूरा ड्रॉ कर लेना है। इसको आप नहीं समझेंगे ना तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए डरिए मत, लेकिन आप इसको जो है रेडी करिए, इसको आप प्रिपेयर करिए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज फोकस पर बना, हाईली डिमिनिश्ड बना और रियल इन्वर्टेड बना। पहले से 5वें केस तक जो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। फिर आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया, यानी बियॉन्ड 2f1 रखा तो इमेज थोड़ा सा और आगे बढ़ा और साइज भी पहले से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा था। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा तो इमेज भी 2f1 पर चला गया, 2f2 पर चला गया और साइज एकदम इक्वल हो गया। फिर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा तो इमेज और आगे खिसका और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा और ज़्यादा हो गया, यानी कि इनलार्ज हो गया। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को f1 पर रखा तो जो इसका इमेज बना वो फोकस पर बना और ये 5th केस फर्स्ट वाले केस का जस्ट एकदम रिवर्स केस दिख रहा है आपको कि इन्फिनिटी का इमेज फोकस पर बहुत छोटा और फोकस का इमेज इन्फिनिटी पर और हाईली इनलार्ज्ड। और छठा वाला केस सबसे अलग है क्योंकि पहले 5 केस में रियल और इन्वर्टेड, छठे वाले केस में वर्चुअल और इरेक्टेड। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसका जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और जिस ऑब्जेक्ट को आपको बड़ा देखना होता है उसको आप लाते हैं उस लेंस के फोकस और लेंस के बीच में। तो जो इस तरीके से हैंडल पकड़ के जो माइक्रोस्कोप होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, उससे जब हम आगे पीछे करते हैं तो हमारा पर्पज़ क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं, जो लेटर को हम पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे लेटर्स लिखे उसको हमको बड़ा देखना है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस के बीच में आ जाए और जब बीच में आ जाएगा तो तुरंत आपको उसका बड़ा इमेज दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस। चलिए तो इसके लिए आप देखिए कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस कैसे होता है। देखिए कॉन्केव लेंस के लिए हमने केवल यहाँ पर 2 कंडीशन लिखी हैं और ये 2 कंडीशन आप समझ सकते हैं। मिरर के केस में आपने देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें भी हमने केवल 2 ही केस लिया था क्योंकि 2 ही केस बनता था, या तो इन्फिनिटी पर आप ऑब्जेक्ट को रखिए या तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखिए। बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्केव लेंस के लिए भी 2 ही कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले तो मैं डायग्राम बना दूं और वहाँ से आपको समझाता हूँ कि कैसे ये 2 ही कंडीशन यहाँ पर हैं। ये देखिए कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर कॉन्केव लेंस बनाते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जानते हैं आप कि ये बीच में यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर और इस साइड इस लेंस का होता है सेकेंड फोकस f2 और इस साइड होता है इसका फर्स्ट फोकस f1। अब अगर हम इस कॉन्वेक्स की ही बात करें, इस कॉन्केव लेंस की बात करें, तो कॉन्केव लेंस के केस में या तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे या तो आप इधर किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का हमेशा एक ही नेचर दिखता है। इसीलिए कॉन्केव लेंस के केस में आपको 2 ही कंडीशन पढ़नी है, या तो आप इन्फिनिटी का केस ले लीजिए या तो फिर इन्फिनिटी के अलावा किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का एक ही नेचर, एक ही लोकेशन आपको दिखता है। ठीक है, इसलिए 2 कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। सपोज कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इससे जो रेज इसके ऊपर आएंगी वो पैरेलल होंगी और उसको अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल लेते हैं तो और अच्छी बात है और आसानी से इमेज बन जाएगा। तो कोई भी 2 रे हम पास कराते हैं और ये दोनों रेज आप जानते हैं रिफ्रैक्ट होके कैसे जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज आती हैं तो रिफ्रैक्ट होके वो फोकस से पास होती हैं या फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। अब ये रही बात कॉन्केव लेंस की, तो यहाँ पर तो इस फोकस से पास नहीं हो सकती क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये तो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगी। तो जब ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करती है इधर और इधर तो पीछे की तरफ इसको जब ट्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इस फोकस से यानी कि f2 से निकल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो f2 पर यानी सेकेंड फोकस पर बनता है
और इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है, अब आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट रियल में तो इधर जा रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, इसको हमने इमेजनरी रे को पीछे ट्रेस करा है, तब जाके यहाँ पर इमेज आपको दिख रहा है। इसका मतलब कि जो इमेज है वो कैसा है, पहली बात तो इमेज का लोकेशन आप लिख लीजिए कि एट F2, जो इमेज बनेगा वो F2 पर बनेगा। और कैसा इमेज है, तो ये है वर्चुअल और इरेक्टेड, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बना है। साइज कैसा है, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट की तरह यहाँ पर आके बना है, तो इसको आप पॉइंट साइज इमेज भी कर सकते हैं या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी कर सकते हैं। हाईली डिमिनिश्ड इमेज, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में पहला वाला केस जब आपने देखा तो उसमें भी जो इमेज बना था वो हाईली डिमिनिश्ड था, फोकस पर बनता था, लेकिन उसमें जो इमेज बना था वो था रियल और इन्वर्टेड, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो है वर्चुअल और इरेक्टेड। इतना ही डिफरेंस है कॉन्वेक्स का पहला केस और कॉन्केव का पहला केस। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे, देखिए एक यहाँ पर फिर से पॉइंट ले लीजिए आप, ये F2 होता है और इस डायरेक्शन में इधर क्या होगा, तो इधर होगा ये F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इस बार, तो आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आप इन्फिनिटी के अलावा, इन्फिनिटी छोड़ के किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखिए तो इमेज हमेशा वैसा ही दिखेगा। तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम सुविधा के लिए इसको इधर रख रहे हैं, थोड़ा F2 से दूर रख रहे हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम हमको खींचना वो थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो F2 से दूर अगर ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे ये इस तरीके से, तो इसका इमेज फॉर्मेशन आप करिए। दो रेज को आपको लेके जाना है, एक तो ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो पैरेलल रे होंगी वो कैसे पास होंगी, तो पैरेलल रे पास हो जाएगी फोकस से, सॉरी ये आप देखिए कि ये कॉन्केव लेंस है ना, तो ये कन्वर्ज तो नहीं कर सकता, ये तो डाइवर्ज करेगा, तो इसका मतलब कि इसको आप इस तरफ डाइवर्ज करिए और ऐसे लगेगा कि ये इस फोकस पॉइंट F2 से रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकल रही, ठीक है। और दूसरी रे को आप कहाँ से पास कर सकते हैं, तो इसको पास करिए आप सेंटर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से C से, और ऑप्टिकल सेंटर से जब रे को पास करेंगे तो ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। अब देखिए एक रे तो सीधे निकल गई, और एक रे जो आपने पैरेलल ले गए थे आप उसको, वो जो है जब बाहर निकली है तो ऐसा लग रहा है, इसको जब हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया तो ऐसा लग रहा है फोकस से निकल रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि ये एक इमेजिनरी रे जो है इस वाली रे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर इमेजिनरी रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज भी कैसा होगा, इमेजिनरी यानी कि वर्चुअल होगा, ठीक है। तो इसका आप नेचर क्या लिखेंगे, पहले तो आप इसका पोजीशन लिख दीजिए कि इमेज कहाँ पर बना है, तो बिटवीन, ये इमेज जो है वो बिटवीन कहाँ बना है, बिटवीन F2 एंड C, यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच में। और नेचर क्या है, तो नेचर इस बार भी आप देख रहे हैं कि नेचर है वर्चुअल और इरेक्टेड, इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और अगर साइज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज जो है, देखिए साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन इस वाले इमेज से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह दें, तो इसको आपने इसको बोला था हाईली डिमिनिश्ड, तो इसको बोल देते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज बना है, तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बना है डिमिनिश्ड साइज का, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखिए एक मैं यहाँ से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर किसी कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को हम उसके नज़दीक लेकर जाएं तो इमेज की साइज और उसके पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको इन्हीं दोनों डायग्राम को एनालाइज करके ये जवाब देना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले जाएं कॉन्केव के सामने, कॉन्केव लेंस के सामने, तो इमेज की साइज और उसकी लोकेशन या पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज बना था फोकस पर और साइज बहुत ज़्यादा छोटा था, दैट मीन्स हाईली डिमिनिश्ड। आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया और फाइनाइट डिस्टेंस पर ले गए तो जरा देखिए कि जो इमेज फोकस बनता था वो फोकस से और इधर खिसक गया ऑप्टिकल सेंटर की ओर। और साइज की अगर बात करें तो ये हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज का था, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा हो गया ना। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव अ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कॉन्केव लेंस देन द इमेज also displaced to the optical center of the lens and its size increased, है ना। इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और जो इमेज होता है वो ऑप्टिकल सेंटर की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो इमेज भी आगे बढ़ेगा और इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन, कॉन्केव से इमेज फॉर्मेशन।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस के लिए जो एक थिन लेंस के लिए जो फार्मूला होता है, और मैग्नीफिकेशन जो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो आपने मिरर के केस में पढ़ा था, उसका फार्मूला लेंस के लिए कैसे यूज होता है। इतनी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लेंस फार्मूला। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूले की। ये फार्मूले बिल्कुल कंपेरेबल है मिरर के लिए, जो फार्मूला आपको मैंने बताया था मिरर फार्मूला, और मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो अगर आपको मिरर का फार्मूला याद है तो आप लेंस के लिए वो फार्मूले बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। देखिए पहले तो मैं मिरर के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मिरर के लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला क्या था, तो मिरर के लिए फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, प्लस होता था यहाँ पर। तो जब अब लेंस के लिए यही फार्मूला आप लिखने जा रहे हैं लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूले में क्या होता है, सारा चीज़ एकदम सेम होता है, बस एक बहुत ही बारीक सा माइन्यूट सा डिफरेंस कि 1/f इज इक्वल टू 1/v, प्लस को क्या लिख देना है माइनस, और ये 1/u। ठीक है, तो अब तो याद ही हो जाएगा अगर मिरर फार्मूला आपको याद है तो, और अगर नहीं भी याद है तो आप यहाँ से आप दोनों याद कर लीजिए। मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v, f और u क्या है तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ। f इज़ दी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसकी, तो अगर मिरर फार्मूला लिखे होंगे तो मिरर का फोकल लेंथ, लेंस फार्मूला लिखे होंगे तो लेंस का फोकल लेंथ। ओके, v की बात करें, व्हाट इज़ v? v इज़ दी डिस्टेंस ऑफ इमेज, या आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। और डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ से मेजर किया जाएगा, तो लेंस की अगर बात मिरर की बात कर रहे थे तो पोल से मेजर कर रहे थे, लेंस की बात करेंगे तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ओके, और लास्ट है u मतलब कि u नहीं, u मतलब ओनली u जो होता है ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से मेजर किया जाएगा, तो अगर मिरर होता तो पोल से मेजर किया गया होता, लेंस होगा तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अच्छा अब ये एक बात और यहीं पर कर लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन जो था मिरर के लिए, साइन कन्वेंशन आपने देखा होगा। मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन था वो साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से था कि अगर हम पोल के राइट में कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पोल के लेफ्ट में कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। ये तो साइन कन्वेंशन पढ़ा था आपने। यही साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी अप्लीकेबल होता है। बस इस बार आपको पोल नहीं याद करना है, बल्कि इस पोल की जगह पर बोलना है ऑप्टिकल सेंटर। यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट में मेजर करेंगे नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए आप यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेथड मैंने आपको बताया था वही आप याद रखिए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये लेंस फार्मूला हो गया, अब लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था यहाँ पर देखिए, ये लेंस फार्मूले को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इधर डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले की। तो सबसे पहले मैं मिरर के लिए आपको बताता हूँ, मिरर के लिए क्या था लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो मिरर के लिए फार्मूला था लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h'/h। अब देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जब मिरर के लिए बात कर रहे थे तो मिरर के लिए इट इज इक्वल टू -v/u। और भी एक तरीका इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मिरर के लिए जो ये मिरर फार्मूला था यहाँ पर ये प्लस होता था, तो इसके मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में माइनस। सिमिलरली लेंस के फार्मूले में यहाँ पर माइनस है, तो जब लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखेंगे लेंस के लिए, तो लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखते टाइम आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, m इज इक्वल टू h'/h। इतना तो रहेगा, ये तो सेम रहेगा, इसी को तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस माइनस मत करने लगिएगा। तो ये तो हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन। मिरर के लिए ये माइनस था तो लेंस के लिए क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा v/u। ठीक है, तो आप कोई भी एक बस फार्मूला, इन चारों में से कोई एक फार्मूला अगर आपको याद हो गया है तो आप सब लिख सकते हैं, सबका साइन जो है आप बता सकते हैं कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव।
मिरर के लिए मिरर फार्मूले में यहाँ पर पॉजिटिव तो इसके मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव, लेंस फार्मूले में अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर होता है नेगेटिव तो इसके मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन वही है जो मिरर के लिए था वही लेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई लेंस फार्मूले और मैग्नीफिकेशन और साइन कन्वेंशन की। इतना ही वो पार्ट आप जितना ये देख रहे हैं इसी के बेस पर यही इतने फार्मूले होते हैं लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और इतने ही बिल्कुल यही आपको लेंस के लिए भी थे और मिरर के लिए थे। तो मिरर हो चाहे लेंस हो, यानी जो पूरा आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी स्लाइड में आपको दिख रहा है इस टाइम। इतना अगर आपको पता है तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लेंस और मिरर की पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला है और मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर निपटा दिया जाए, और वो फार्मूला क्या है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, साउंड कन्वेंशन को यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और इसके साथ इसका जो है समापन किया जाए। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? पावर ऑफ लेंस, पावर तो समझते ही होंगे। पावर का मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा जो है वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब अगर एक मजदूर के पावर को आपको पता करना है तो आप देखेंगे कितना मेहनत कर रहा है। स्टूडेंट का पावर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कितना वो पढ़ रहा है ना। अलग अलग लोगों के पावर को डिसाइड करने का अलग अलग एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं, है ना। किसी मजदूर को हम इस बेस पर उसके पावर को नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कितना रोटी खा रहा है या फिर वो कितना पढ़ रहा है। जिसका जो काम होता है उसके बेस पर हम एनालाइज करके उसका पावर डिसाइड करते हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसका काम क्या था? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट रे को कन्वर्ज करना, और कॉन्केव का काम क्या था? उसका काम था लाइट रे को डाइवर्ज करना। तो कॉन्केव लेंस लाइट रे को जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगी बोलेंगे उतना पावरफुल है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगी बोलेंगे उतना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो कोई भी लेंस लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, इस लेवल को मेज़र करने के लिए जिस क्वांटिटी को हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि कोई भी लेंस लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। यही होता है लेंस का पावर। अब लेंस के पावर के लिए जो फार्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है 1/f। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि फोकल लेंथ आपको मीटर में लिखना पड़ेगा। अगर आप लेंस की फोकल लेंथ को मीटर में लिख रहे हैं तो पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100/f। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, 1/f भी पावर ऑफ लेंस है, 100/f भी पावर लेंस है, लेकिन 1/f लिख रहे हैं तो f को फोकल लेंथ को आपको मीटर में लिखना है, और 100/f लिख रहे हैं तो फोकल लेंथ को आपको सेंटीमीटर में लिखना है। तो ये भी फार्मूला आप यहीं पर याद कर लीजिए। इस चैप्टर के सारे फार्मूले यहीं इकट्ठे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात और आती है कि पावर ऑफ लेंस जो आएगा उसकी यूनिट क्या होगी। तो लेंस की जो पावर होता है उसका यूनिट होता है, इसका जो यूनिट आएगा वो होता है डायोप्टर, DIOPTRA। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल D से। ठीक है, लेंस का जो पावर होता है वो डायोप्टर होता है। फार्मूला भी आपने देख लिया। अब एक और बात देखिए, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो इसमें आप जानते हैं दो फोकस होते हैं, ये फर्स्ट फोकस F1 और ये सेकेंड फोकस F2। इसी तरह से कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसमें भी दो फोकस होते हैं, लेकिन इसमें इधर होता है सेकेंड फोकस F2 और इस साइड होता है फर्स्ट फोकस F1। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो कि बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में से फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, तो इसके लिए आप देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए सेकेंड फोकस इज द मेन फोकस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो। ठीक है, जो सेकेंड फोकस होता है वही मेन फोकस होता है, और सेकेंड फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को बोलते हैं इस लेंस का फोकल लेंथ। तो आप देखिए कॉन्वेक्स के लिए अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ से इधर राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में मेजर करना है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव आएगा। और अगर कॉन्केव के लिए डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए ये निगेटिव आएगा, है ना। इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो फोकस है तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करें। सेकेंड फोकस से आप डिस्टेंस को मेजर करिए, वही जो आता है जो साइन उसका आएगा वही उसके फोकल लेंथ का साइन हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो उसका फोकल लेंथ तो यहाँ निगेटिव रखेंगे, और इसका फोकल लेंथ निगेटिव रखेंगे तो पावर भी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है और उसका पावर भी निगेटिव होता है।
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपसे कोई क्वेश्चन में दिया है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू +2 डायोप्टर, इसका मतलब क्या? प्लस से तो ये पता चल गया कि जो चश्मे में लेंस लगेगा, पहली बात तो वो 2 डायोप्टर उसका पावर होगा, और वो लेंस कैसा होगा, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, तो प्लस से आप डिसाइड कर देंगे कि वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 डायोप्टर पावर वाला कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। इसी तरीके से अगर पावर के लिए आपको दिया जाए -3 डायोप्टर, इसका मतलब कि ये लेंस कौन सा था, तो ये लेंस था कॉन्केव लेंस, और इसकी पावर कितनी थी, वो पावर थी 3 डायोप्टर। ठीक है, चलिए, तो बहुत दिनों की कठिन मेहनत के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप जो है जितना भी कुछ पढ़ा दिया गया है सारा आप मेंटेन रखिए। जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको, कल के बाद जब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तो इस चैप्टर के जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।